मैं बाबा की इकलौती बेटी थी। बारात वाली रात अब्बा के कान में किसी बुड्ढे ने यह बात डाल दी कि लड़का ठीक नहीं है, जिस लड़की से भी शादी करता है वो मर जाती है। अब्बा डर गए और बदनामी के डर से मुझे उसी बुड्ढे के साथ रुखसत कर दिया। वो बुड्ढा मुझे पहली रात ही अपने साथ एक कच्चे कमरे में ले आया जहां बिस्तर पर माजूर लड़की लेटी थी। बोला, तुम इसका ख्याल रखना, मैं सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। और बाहर से ताला लगा गया। मैं बहुत थकी हुई थी। मैं उस माजूर लड़की के साथ बातें करते करते सो गई। आधी रात को अचानक मेरी घबराहट से आंख खुली तो रूह कांप उठी, क्योंकि मेरे भाई और भाभी न जाने कमरे में क्या घुसर फुसर कर रहे थे। अम्मी कब से भाई को आवाजें दे रही थी कि आकर नाश्ता कर लो, मगर मजाल है जो उनके कान पर जूं भी रेंगी हो। मैं आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। तब अम्मी ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि भाई के कमरे की खिड़की से कान लगाकर सुन, वो क्या बातें कर रहे हैं। यह काम मेरा पसंदीदा तरीन था। अम्मी ने मुझे भाई और भाभी की जासूसी पर मुकर्रर किया हुआ था। न जाने अम्मी को यह ख्याल क्यों ना आया कि जवान बच्ची से शादीशुदा जोड़े की जासूसी करवाना ठीक नहीं है। खैर, तब ना अम्मी को ख्याल आया था और ना ही मुझे किसी चीज की परवाह थी। मैं कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी थी। भाई बड़े नाज से कह रहे थे, सबा, आज तो मैं हर हाल में तुम्हारे लिए टच स्क्रीन वाला मोबाइल लेकर ही आऊंगा। भाभी की पुरजोश आवाज मेरे कानों से टकराई थी। वो कहने लगी, अच्छा जमशेद, आज आप जल्दी घर आ जाइएगा। उनकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। वालिदैन की इकलौती बेटी के पास मोबाइल नहीं, मगर 7 बहनों में सबसे छोटी बहन अब मोबाइल लेगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये कैसे मुमकिन हो सकता है। भाई बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से पीछे हट गई। वो जल्दी से अम्मी के पास जाकर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। मैं भी जल्दी से आगे आई और बड़े मान से बोली, भाई आज आपसे एक चीज मांगू, मुझे दिलाएंगे क्या? भाई मुस्कुराकर बोले, आज तक मैंने शब्बू को किसी चीज से मना किया है क्या? मैं मुस्कुरा दी और बोली, भाई मेरी तमाम सहेलियों के पास टच स्क्रीन वाला मोबाइल है, आप मुझे भी मोबाइल दिला देना। मेरी बात सुनकर भाई के हलक में निवाला फंस गया था। वो बमुश्किल बोले, शब्बू, मैंने अगर ऐसी हरकत की तो अब्बू मुझे घर से निकाल देंगे। मैं बोली, भाई मैं कसम देती हूँ अब्बू आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। भाई अब बहुत परेशान थे, कभी भाभी को देखते तो कभी मुझे। अम्मी कहने लगी, जमशेद तू चुप करके नाश्ता कर, इसका तो दिमाग ही खराब है। अम्मी की बातें सुनकर मैंने उन्हें आंखें दिखाई थी। अम्मी मेरा इशारा समझ गई, इसीलिए बोली, शब्बू बेचारी भी क्या करे, किससे कहे अपने दिल की बात। बाप का बस चले तो इस पर सांस लेने की भी पाबंदी लगा दे। पहले भी तो जमशेद ने ही इसके नाज नखरे उठाए हैं। हाँ, ये और बात है कि अब तेरी शादी हो गई है, तुझे कहाँ परवाह अपनी इस बहन की। भाई बेचारे की तो शक्ल देखने वाली थी। वो बोले, अम्मी मैं कोशिश करूंगा। मैं बोली, भाई प्लीज आज ही मेरे लिए मोबाइल लेकर आइएगा। भाई ने मेरी बात का जवाब न दिया और खाना खत्म करके बाहर निकल गए। उनके जाते ही अम्मी ने मुझसे इस्तफसार किया। वो कहने लगी, ये तुझे बैठे बिठाए मोबाइल का शौक कहाँ से पड़ गया? मैं बोली, अम्मी भाई ने अपनी बेगम से वादा किया था कि वो उसके लिए मोबाइल लाएंगे। अम्मी भाई की कमाई हराम की तो नहीं है ना, जो यूं अपनी बीवी पर लुटा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि भाभी से अच्छा है मैं ही मोबाइल ले लूं। अम्मी ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा था। कहने लगी, तू तो बिल्कुल मुझ पर गई है, अक्लमंद है बड़ी। मैं मुस्कुराती रही, जबकि मुझे मालूम था कि भाभी अपने कमरे में बैठकर टसवे बहा रही होंगी। खैर, शाम में मेरे लिए मोबाइल आ गया था। भाई ने अम्मी से साफ कह दिया था कि ये मोबाइल कोई अच्छी चीज नहीं है, आपने ही शब्बू का ख्याल रखना है, कल कला को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तब अम्मी चढ़कर बोली, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है जो तुम अपनी बहन के मुतालिक ऐसी सोच सकते हो। भाई के चेहरे पर बेबसी ही बेबसी थी। खैर, वो अपने कमरे में चले गए और मैं मोबाइल चलाने लगी। अगली सुबह मैं जानबूझकर भाभी के पास अपना मोबाइल लेकर गई थी, मगर उन्होंने मुझे मुबारकबाद तक न दी थी। खैर, मेरे सर पर अब मेरे नए मोबाइल का भूत सवार था। मैंने दोपहर में जाकर अपनी एक सहेली से मोबाइल चलाना भी सीख लिया था। तब उसने मुझे फेसबुक ऐप से मुतारिफ करवाया था। वो कहने लगी, शब्बू फेसबुक की दुनिया ही नहीं है, यहाँ पर ना वालिदैन की रोक टोक है और ना ही मोहल्ले वालों की तंजिया नजरों का सामना करना पड़ता है। जो लड़का अच्छा लगे बस उससे दोस्ती कर लो। सहेली की बातें सुनकर मैं मुतजस्सिस हो गई थी। मैंने भी फेसबुक का अकाउंट बनवा लिया था। कामकाज तो मैं पहले भी नहीं करती थी, अब तो हर वक्त मोबाइल थाम कर बैठी रहती थी। मुझे हर रोज हजारों की तादाद से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी। जिसका भी मुझे मैसेज आता मैं फौरन उसे रिप्लाई दे दिया करती थी। यूं मैं दिन में सैकड़ों लड़कों से बातें किया करती थी और मुझे इस बेहयाई की बहुत ज्यादा लत लग गई थी। अब तो मैं मोबाइल के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे काशिफ नामी एक लड़के का मैसेज आया था। मैंने उससे बातचीत करना भी शुरू कर दी थी, मगर वो दूसरे लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी बातों में एक नशा सा था। अब मैं सारा दिन उसके मैसेज का इंतजार किया करती थी और इजाफी वक्त में दूसरे लड़कों से भी बातचीत कर लिया करती थी, मगर मेरी अव्वलीन तरजीह अब काशिफ ही बन चुका था। एक दिन काशिफ कहने लगा, शबनम मैं सारा दिन तुम्हारे मैसेज का इंतजार करता हूँ, तुम यूं करो कि मुझे अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैंने काशिफ को अपना नंबर दे दिया
और अब हम सारा दिन फोन पर बातें किया करते। अम्मी को मेरी इतनी परवाह नहीं थी, वो मुझसे ज्यादा भाभी पर नजर रखा करती थी, इसीलिए मेरी जिंदगी में चैन ही चैन था। मैं काशिफ की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। अब एक लम्हा भी उसके बगैर सदियों जैसा लगता था। एक दिन भाभी ने मुझे काशिफ के साथ वीडियो कॉल करते हुए देख लिया था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कहने लगी, शब्बू ये तुम क्या कर रही हो? जानती हो ना कि ये सब गलत है। घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैं गुस्से से बोली, भाभी अगर घर में किसी को पता चल भी गया तो मैं कह दूंगी कि ये लड़का तो आपसे बात करने के लिए फोन किया करता था, इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन ले। ये बात हम दोनों से बाहर नहीं जानी चाहिए। भाभी बहुत डरपोक सी थी, इसीलिए डर गई थी। खैर मेरा और काशिफ का सिलसिला यूं ही चलता रहा था। एक दिन काशिफ कहने लगा, शब्बू अब मुझसे ये दूरी मजीद बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैंने अम्मी से बात कर ली है। मैंने उन्हें तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए भी तैयार है, बस मुझे तुम्हारी तरफ से इजाजत चाहिए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं बोली, काशिफ मैंने तो अभी किसी से भी इस मुतालिक बात नहीं की। तो वो कहने लगा, तो करो ना बात, किस चीज का इंतजार है तुम्हें? अब मैं हर लम्हा परेशान रहने लगी थी, समझ नहीं आता था कि क्या करूं। इसीलिए बहाने बहाने से अम्मी से पूछती कि अम्मी अगर मुझे कोई लड़का पसंद आ गया तो आप क्या करेंगी? अम्मी मुस्कुरा कर कहती, ये हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी बहुत शरीफ है। अब तो मुझे अपनी अम्मी की सादगी पर गुस्सा आने लगा था कि अपनी सगी औलाद से भी ऐसी क्या बेखबरी। अगर उन्हें ही मेरे करतूतों का इल्म हो जाता तो मेरे लिए सारी बात बताने में आसानी हो जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि आज रात जब अम्मी अब्बू सहन में सो रहे होंगे तब मैं किचन में जाकर काशिफ से बात करूंगी और साथ साथ चाय बनाकर पीऊंगी। अम्मी जब किचन में आएंगी तो सारी बात उन्हें बता दूंगी। मगर मैंने जैसा सोचा था वैसा ना हो सका था। मैंने अपने मंसूबे पर अमल भी किया था और कोई किचन में दाखिल भी हुआ था। मैं समझी कि शायद अम्मी है, इसीलिए जल्दी से बोली, काशिफ मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। तभी एक कड़कदार आवाज मेरे कानों में पड़ी थी, ये क्या बकवास कर रही हो शब्बू? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब्बू खड़े थे। मैं थर थर कांपने लगी थी। उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया था और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद कर दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इतनी देर में अम्मी भी वहां आ गई। अब्बू गुस्से से कहने लगे, सफिया देख तेरी बेटी रात के इस वक्त अपने आशिक से बात कर रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं तो खौफ से कांप रही थी। अम्मी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अब्बू का तो बस नहीं चल रहा था कि हम दोनों माँ बेटी का गला ही दबा दें। उस वक्त मैंने खुद को तसल्ली दी और बोली, शब्बू कह दो जो कहना चाहती हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। मैं बोली, अब्बू मैं काशिफ से बहुत प्यार करती हूँ, वो अपनी वालदा को भेजकर मेरा रिश्ता मांगना चाहता है। आपसे गुजारिश है प्लीज इस रिश्ते से इनकार मत कीजिएगा। अब्बू ने एक और तेज थप्पड़ मुझे मार दिया था। अम्मी ने जल्दी से मुझे संभाला और अब्बू से कहने लगी, क्या हो गया है वकार आपको? जवान बेटी पर यूं हाथ उठाएंगे? अम्मी मुझे खींचकर मेरे कमरे में ले आई थी। अब वो भी मुझ पर गुस्सा कर रही थी। कहने लगी, बाप के सामने इश्क मोहब्बत का नाम लेते हुए जरा शर्म नहीं आई तुझे? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है क्या? तब मैं हैरत से बोली, अम्मी आपने मेरी तरबियत की ही कब है? अम्मी भी चुप कर गई थी। अगले ही दिन अब्बू ने घर में कह दिया था कि शब्बू की शादी मैं अपने दोस्त के बेटे से करने वाला हूँ। इस जुम्मे तक सब अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। मैं तो गुस्से से भड़क गई थी। मैं बोली, अम्मी अपने शौहर को समझा लें, मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी। मुझे किसी ने मजबूर किया तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। अम्मी का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था। वो अपने शौहर से भी डरती थी और मुझसे भी मोहब्बत करती थी। अब हर कोई मुझ पर ही लानत मलामत कर रहा था। भाई भी अम्मी पर बरस पड़े थे। वो कहने लगे, अम्मी आपसे एक बेटी नहीं संभली। मैंने आपसे कहा भी था कि इसका ख्याल रखिएगा, मोबाइल एक फितना है। अम्मी बेचारी ने आंखें झुका ली थी। मैं अपनी माँ की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए झट से बोली, भाई अम्मी का कसूर नहीं है। दरअसल मैं जब भी काशिफ से बात किया करती थी भाभी को पहरे पर खड़ा कर दिया करती थी। भाई एकदम गुस्से से चिल्लाए थे, ये क्या कह रही हो तुम? मैं बोली, भाई इस काम में मेरे साथ भाभी भी मुलव्विस थी। अम्मी ने मेरी बात सुनी तो वो कमरे से बाहर चली गई थी। भाभी किचन में काम कर रही थी। अम्मी ने भाभी को बालों से पकड़कर घसीटा था और उसे बाहर ले आई थी। भाभी की चीखों पुकार से मैं और भाई भी कमरे से भाग कर निकले थे। अम्मी ने भाभी को खूब मारा था कि तुमने न जाने मेरी मासूम बेटी से किस चीज का बदला लिया जो उसे इस दलदल में फेंक दिया। भाभी रो रो कर अपनी सफाई बयान करती रही, मगर उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। यहाँ तक कि भाई ने भी धक्के देकर उन्हें घर से निकाल दिया था। मेरे अंदर एक सुकून सा उतर आया था। खैर भाभी के चले जाने के बाद भी अब्बू की यही रट थी कि शब्बू की शादी इसी जुम्मे है। मैं भी अब की बार अब्बू के सामने डट गई थी। मैं बोली, अब्बू मैं शादी करूंगी तो काशिफ से ही करूंगी। अगर किसी ने मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला करने का सोचा भी तो वो उम्र भर पछताएगा। अब्बू कहने लगे, क्या करोगी? घर से भाग जाओगी? मेरा खून तो सफेद हो गया था। मैं बोली, अगर ये करना पड़ा तो मैं ये भी कर गुजरूंगी। अब्बू बस मुझे बेबसी से देखते रहे थे। अब तो वो मुझ पर हाथ उठाकर भी थक चुके थे। अब्बू कहने लगे, ठीक है तुम्हारी शादी काशिफ से कर दी जाएगी, मगर फिर हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए मर जाएंगे। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की, इसीलिए झट से बोली, मुझे मंजूर है। मैंने जिंदगी में पहली बार अब्बू को रोते हुए देखा था। उन्होंने नजरें झुकाकर अपने आंसू छुपाने की कोशिश की थी। मेरा दिल उस वक्त बहुत ज्यादा दुख गया था। मैंने सोच लिया था
कि काशिफ से शादी करने के बाद अब्बू के पांव पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी। खैर, मेरी शादी की घर में कोई तैयारी नहीं की गई थी। मैंने ही अम्मी से कुछ पैसे लेकर अपनी सहेली को दे दिए थे ताकि वो मेरे लिए सुर्ख रंग का लहंगा ले आए। खैर, वक्त गुजरता गया और आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैं और काशिफ बहुत खुश थे। मैंने उसे एक एक बात से आगाह किया हुआ था। शादी से पहले की रात भी मैं काशिफ से बात करती रही थी। मैंने ये लम्हात गिन गिन कर गुजारे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर दिल में मलाल भी था कि वालिदैन को नाराज़ करके क्या मैं खुश रह पाऊंगी। अम्मी से तो मैंने माफ़ी मांग ही ली थी। वो बेचारी मुझे कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उस दिन भी मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, शब्बू तू फिक्र न कर, मैं तुम्हारे भाई और बाप को मना लूंगी। खैर, सब कुछ खैरियत से अंजाम पा गया था। लेकिन जैसे ही मेरा निकाह होने लगा, एक बुढ़े ने रंग में भंग डाल दिया था। उसने काशिफ को देखकर अब्बू के कान में ये बात डाल दी थी कि ये लड़का ठीक नहीं है। जिस लड़की से भी शादी करता है वो मर जाती है। आपकी बेटी से पहले भी ये कई शादियां कर चुका है। अब्बू डर गए। उन्होंने काशिफ से कह दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। वो तो पहले ही काशिफ के सख्त खिलाफ थे और काशिफ को वापस भेज दिया गया था। मुझे इन मामलात की कुछ खबर न थी। अब्बू ने बदनामी के डर से मेरा निकाह उसी बुढ़े के साथ पढ़ा दिया। मैंने निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। तब मुझे इल्म हुआ कि मैं तो उजड़ गई हूँ। अब्बू ने मेरी पसंद पर एतबार नहीं किया। उन्होंने एक अजनबी बुढ़े की बातों पर यकीन कर लिया था और उसके साथ मुझे रुखसत कर दिया था। मुझ पर तो क़यामत बीत गई थी। मैं फूट फूट कर रोती रही, मगर उस वक्त किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा था। वो बुढ़ा मुझे पहली रात ही अपने साथ एक कच्चे कमरे में ले आया था। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के घराने से था, मगर मैंने तो वहां पर हमेशा राज किया था। अब जब कच्चे से तंग व तारीक कमरे में आई तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी अंधेर हो गई है। मैं एक चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मेरी नज़र साथ वाली चारपाई पर पड़ी थी, जहां बिस्तर पर एक माजूर लड़की लेटी थी। मेरा बुढ़ा शौहर बोला, तुम इसका ख्याल रखना, मैं सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। और बाहर से ताला लगा गया था। मैं तो पहले बड़ी देर रोती रही थी, फिर खुद में जरा हौसला पैदा करके बोली, ए लड़की, तुम कौन हो? वो लड़की बड़ी देर से मुझे ही देख रही थी। कहने लगी, अभी जो शख्स तुम्हें यहाँ लेकर आया है ना, मैं उसकी बेटी हूँ। मैं एक बार फिर से रोने लगी थी। मैं बोली, तुम्हारा बाप धोखे से मुझे ब्याह कर यहाँ ले आया है। वो लड़की बोली, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने उसे अपनी सारी दास्तान सुना दी। वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, अच्छा तो तुम भी इश्क की डसी हुई हो। ये प्यार मोहब्बत हम जैसी लड़कियों को रास नहीं आता। तुम्हें इल्म है क्या, मेरी भी एक लड़के के साथ मोबाइल पर दोस्ती हो गई थी। हम दोनों ने घर से भागने का इरादा कर लिया था। एक अंधेरी रात मैं घर से निकल गई। मैं और मेरा आशिक बस स्टेशन पर जरा देर से पहुंचे थे। बस चलने लगी थी। वो झपट कर बस में चढ़ गया। मैं चढ़ने लगी तो मेरा पाँव फिसल गया। मैं नीचे गिर पड़ी और बस के पिछले पहिए मेरी टांगों से गुजर गए। मेरे आशिक ने यह मंजर देख लिया था, मगर फिर भी वो मुझे छोड़कर भाग गया। वहां पर मौजूद लोगों ने ही मुझ पर तरस खाया था। वो मुझे अस्पताल ले गए, मगर वहां जाकर भी क्या हो सकता था। मैं हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो चुकी हूँ। उस लड़की की बातें सुनते सुनते न जाने कैसे मेरी आंख लग गई थी। तकरीबन आधी रात के वक्त मेरी आंख दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और तभी मुझे कमरे में अपना बुढ़ा शौहर दाखिल होता हुआ नजर आया। उसके पीछे 5 मर्द थे। वो बहुत अजीब से मर्द थे, मूंछों को ताव देते हुए मुझे मुस्कुराकर देखते हुए जहर लग रहे थे। जी चाहता था कि उनकी आंखें नोच लूं। वो 5 मर्द कोई बहुत बड़े अमीर कबीर लग रहे थे। मेरा बुढ़ा शौहर बोला, तो फिर किस किस को ये लड़की पसंद आई है? 5 मर्दों ने हाथ खड़ा कर दिया। वो कहने लगे, ये लड़की तो हमें चाहिए ही। मेरा शौहर इस सारे मामले से बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था। कहने लगा, समझ नहीं आ रहा कि किसके सुपुर्द करूं और किसके सुपुर्द ना करूं। अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं कि बोली लगा लेते हैं। जो बोली जीतेगा इस लड़की का हकदार भी वही होगा। 5 लाख से बोली शुरू हुई थी और 50 लाख पर जाकर रुकी थी। बोली जीतने वाला शख्स बहुत खुश नजर आ रहा था। मेरे शौहर ने उन सबको बाहर भेज दिया और मुझसे बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। फिर उस बुढ़े ने मुझे तलाक देकर मेरा हाथ बोली जीतने वाले शख्स के हाथ में थमा दिया। वो मुझे नीचे घसीट कर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। मुझे लगा था कि शायद ये उस रात का आखिरी गम होगा, मगर मैं गलत थी। वो रात बहुत लंबी और कठिन साबित हुई थी। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला शख्स जो मुझे 50 लाख में खरीद चुका था, वो मुझे एक एक घंटे के लिए 1-1 लाख रुपए में फरोख्त कर रहा था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। मेरी जिंदगी एक खिलौने की तरह बन गई थी, जिसका दिल किया मेरे जज्बात के साथ खेल लिया। इस सब को 1 हफ्ता गुजर चुका था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी। एक डॉक्टर मुझे आराम का इंजेक्शन लगा जाता था। आज मुझे कुछ वक्त अपने लिए मिला तो मैं अपनी ज़िंदगी के खसारे गिनने बैठ गई हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। मैंने एक लड़के से दोस्ती की, वो गलत था। भाभी पर इल्ज़ाम लगाया, उसे घर से निकलवाया, वो भी गलत था। मगर फिर भी मैं इस सब की हकदार नहीं थी। आज ये फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, मेरा खुद का या मेरी माँ का, जिसने कभी मेरी गलती पर मुझे सरजनिश नहीं किया था।
हमेशा लोगों पर ही इल्जामात लगाए थे। अगर वो भी गलत नहीं थी तो क्या मेरा बाप गलत था, जिसने अपनी औलाद की पसंद पर यकीन करने के बजाय एक अनजान बुढ़े पर यकीन करके मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया था। शायद ये यकीन से बढ़कर अना की बात थी। एक बाप अपनी औलाद से नहीं हारना चाहता था। इस सब में मैं हार गई। तभी कमरे में वो मूंछों वाला शख्स दाखिल हुआ था। कहने लगा, आज सब तैयार हो जाना, बहुत छुट्टियां कर ली तुमने। मैं रोने लगी और बोली, अभी मैं मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुई। वो बोला, तुम कभी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो भी नहीं सकती। इतना कहकर वो चला गया था। अब आप मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी को तबाह करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था, मेरी हठधर्मी का, मेरी वालदा का, या मेरे बाप का, कि मैं एक ऐसी दलदल में धंस चुकी हूं जिससे फरार अब शायद कभी भी मुमकिन नहीं होगा।